हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 8वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारत में नदी अपवाह तंत्र की चर्चा शुरू करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने भारत में प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, दर्रे इत्यादि की चर्चा पूरा किया है। इस वीडियो में हम नदियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। यह टॉपिक न केवल सीजीपीएससी और व्यापम के वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षक के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5 इसका भाग 1 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन दिखाई देता है। इस सेक्शन में अपवाह तंत्र के भी चर्चा की गई है सिलेबस में, और इसे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले, नदियों के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले ये देखते हैं कि रिवर सिस्टम या नदी अपवाह तंत्र किसको कहते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब है वह जल मार्ग या नदियों का वह क्षेत्र जहाँ से नदियों का जल प्रवाहित होता है और किसी एक बड़ी नदी या मुख्य नदी में जाकर के मिलता है। ये मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र से होकर के बहती हैं, इस पूरे क्षेत्र को उस मुख्य नदी का अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और इस पूरे रिवर सिस्टम को, मतलब मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों को मिला करके या शामिल करके नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। क्या इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम सिर्फ गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसके साथ हम अन्य कई सारी नदियों का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन जो मुख्य नदी है उसी के नाम पर अपवाह तंत्र का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अपवाह तंत्र, जैसे कि आप इस मैप में एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि ये जो रिवर सिस्टम है, नॉर्थ की तरफ सिंधु अपवाह तंत्र इसको हम कहते हैं, यह दक्षिण की तरफ किसी अन्य नदी से नहीं मिल रही है। ये जो रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, यह दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के अन्य रिवर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। उसी प्रकार से यहाँ तक इस एरिया में आप जो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखते हैं, यह गंगा की सहायक नदियों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो किसी अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं? इसमें सबसे पहला है जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब क्या है? दो रिवर सिस्टम्स के बीच में कोई पर्वत, पठार या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, दो रिवर सिस्टम के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, ऐसे स्थान को हम कहते हैं जल विभाजक। दूसरा एक कारक हो सकता है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भीय संरचना का मतलब है कि उस क्षेत्र की चट्टानें या मिट्टियाँ कितनी सख्त हैं, कितनी नरम हैं। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नदियों का प्रवाह या नदियों का ढाल किस दिशा में होगा। साथ ही हम ये भी एक कारक रख सकते हैं कि उस पूरे क्षेत्र की उच्चावच या स्लोप किस दिशा में है। उच्चावच के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती है, पर्वत, पठार, इन सभी को हम उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। स्लोप एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसी क्षेत्र में उच्चावच के दृष्टिकोण से अगर पर्वत अधिक होंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पर या तो स्लोप बहुत तीक्ष्ण होंगे या तो चढ़ाई बड़ी कठिन होगी। नदियाँ ऊपर की ओर तो नहीं चढ़ पाती हैं, लेकिन पहाड़ों से नीचे की ओर बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो तेज़ी से बहती हुई नदी अपने साथ खूब सारी मिट्टी या अवसाद का भी कटाव करती है। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि किसी नदी का अपवाह तंत्र और उसका क्षेत्र निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत में नदी अपवाह तंत्र को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से कुछ विभाजन या क्लासिफिकेशन तो हर सब्जेक्ट में होते हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी जब नदी अपवाह तंत्र की चर्चा की जाती है तो इसे
अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन में सहूलियत के लिए मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो है दिशा के आधार पर, नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। ठीक है, भारत में अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस कर्क रेखा के उत्तर की तरफ जो नदी अपवाह तंत्र है इसको हम कहते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रमुख नदी है जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालय की किसी पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रृंखला से उद्गम होती हैं। इनका उद्गम यहीं से होता है। और इसके दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में जो नदी तंत्र हैं इनको हम प्रायद्वीपीय भारत के या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र। ये तो हो गया दिशा के हिसाब से, नॉर्थ और साउथ की तरफ बहने वाली नदियों के हिसाब से। एक और तरीका हो सकता है नदियों के विभाजन का, क्लासिफिकेशन का एक और तरीका क्या हो सकता है। अब आप ये देखेंगे कि जो भी नदियाँ यहाँ पर हैं वो अंतिम रूप से अपना जल कहाँ समाहित कर देती हैं, किस तरफ अपना जल गिराती हैं। तो अब आप देखेंगे कि सभी नदियाँ या तो पूर्व की तरफ कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, या पश्चिम की तरफ जा कर के अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का दूसरा तरीका क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाले नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का दो तरीका हमने क्या देखा। मुख्य परीक्षा में भी कभी आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में नदी अपवाह तंत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक तो है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, या इसको विभाजित करने का एक और तरीका हो सकता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन के इन तरीकों पर बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे कि इनको कब और क्यों और कैसे विभाजित किया गया। हमें अब इंडिविजुअल जो रिवर सिस्टम्स हैं उनके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक, हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे पहला विभाजन था हिमालयी नदियाँ, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमको तीन प्रमुख अपवाह तंत्र के बारे में बात करना है। सबसे पहला है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। एक है सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ। इसी प्रकार से हमको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में कौन कौन से रिवर सिस्टम है यहाँ पे, तो मुख्यतः यहाँ पर महानदी, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत एक रिवर सिस्टम के तौर पे अध्ययन करना है। इंडिविजुअल रिवर्स कई सारी हैं, पर रिवर सिस्टम के फॉर्म में हमको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य रूप से इनका अध्ययन करना होता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करेंगे गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। गंगा अपवाह तंत्र के बारे में समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है या कहाँ से इसका उद्गम होता है, या गंगा नदी को गंगा नाम कब मिलता है। अब इसके लिए आप ये इस कॉर्नर में मैप के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो गंगा बनने की पूरी प्रक्रिया, गंगा नदी के बनने और उसके नामकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आपको दिखाई देती है। छोटी छोटी नदियों की जो धाराएं हैं एक साथ मिल करके, और जब देवप्रयाग को क्रॉस करती हैं उसके बाद इस पूरी रिवर सिस्टम को हम गंगा के नाम से जानते हैं। यह पूरा रिवर सिस्टम हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इस वर्ष मतलब फरवरी 2024 में जो CGPSC का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, आपने अगर वो एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें देखिएगा एक प्रश्न था कि अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है जिसके बाद गंगा बनता है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये इस पूरे रिवर सिस्टम को अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंगा को गंगा नाम कब मिलता है।
अब आप इस मैप को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले 2 ग्लेशियर के नाम याद रखिएगा। हिमालय पर्वत में कई सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब है कि बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान, जहाँ से धीरे धीरे रिस रिस कर पानी बहते रहता है, मतलब उन बर्फ़ के पिघलने से धीरे धीरे पानी जो है वो नदियों को मिलता रहता है। तो 2 ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, एक है गंगोत्री ग्लेशियर और एक है सतोपथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी। सतोपथ ग्लेशियर से कुछ छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ या दोनों रिवर स्ट्रीम्स एक जगह जिसका नाम है विष्णु प्रयाग में आकर के समाहित हो जाती हैं और इसके बाद में इस पूरी रिवर स्ट्रीम को हम नाम देते हैं अलकनंदा। ठीक, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है भागीरथी और सतोपथ ग्लेशियर से कुछ छोटी धाराओं के मिलने से बनी है अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा बहना शुरू करती है और आगे बहते हुए एक नदी, इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी इसमें आकर के समाहित हो जाती है। जिस जगह पर ये अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम पड़ गया है कर्णप्रयाग। अलकनंदा में पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। अब इस पूरी रिवर स्ट्रीम का नाम बदल गया क्या? नहीं, अभी भी इसका नाम है अलकनंदा। पिंडार नदी अलकनंदा में अपना जल समाहित कर देती है और इस पूरी रिवर स्ट्रीम में उसका अपना नाम को खो बैठती है, इसका नाम अभी भी अलकनंदा रहेगा। अलकनंदा कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए एक और नदी इसमें आकर के मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा में जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल करके फिर वही अलकनंदा जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अलकनंदा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में एक और नदी आकर के इसमें मिलती है, इसका नाम है भागीरथी। अब जैसे ही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे में अपना जल मिला देती हैं। इस स्थिति के बाद में, देवप्रयाग के बाद में जो एक मुश्त धारा एक साथ बहती है, जो सिंगल धारा बहती है, इस धारा को ही नाम दिया गया है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग के बाद में भागीरथी और अलकनंदा का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, और हरिद्वार के बाद में इसको मुख्यतः गंगा के नाम से ही जाना जाता है पूरे देश भर में। देवप्रयाग और हरिद्वार के बाद में इस पूरी रिवर स्ट्रीम को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद में ही एक महत्वपूर्ण स्थल है हरिद्वार। ठीक है, तो क्या क्या नाम याद रखना है फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है। तो आगामी वर्षों में भी न केवल CGPSC में बल्कि व्यापम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। PSC में जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनको कई बार व्यापम में रिपीट भी किया जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकला भागीरथी, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ, इसका नाम हमने दे दिया सीधा अलकनंदा। ठीक है, धौली गंगा विष्णु गंगा को छोड़ सकते हैं, सीधे याद रखिएगा अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडार एक दूसरे में मिल जाती हैं कर्णप्रयाग के पास में। कर्णप्रयाग के बाद में अलकनंदा अपना जल कैरी करती है, साथ ही एक और नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी है अलकनंदा से कहाँ पे मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के बाद में फिर से अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिल जाती है। भागीरथी के साथ मिलने के बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग में इस पूरी रिवर स्ट्रीम को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो गंगा को गंगा नाम कब पड़ा है? देवप्रयाग के बाद में। देवप्रयाग के बाद में इन नदियों के समूह को या इन नदियों के सम्मिलित धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यह भारत की मुख्य नदी है और यह गंगोत्री और सतोपथ ग्लेशियर के आसपास से इसकी प्रमुख सहायक धाराओं का उद्गम होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके गंगा की सहायक नदियों की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि गंगा जो है कहाँ पे, किस राज्य में होकर के बहती है। इस मैप में थोड़ा सा राज्यों का लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बनना कहाँ शुरू होता है? उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में ही गंगा नदी
गंगा के नाम से बहना शुरू करती है। और उत्तराखंड में ही एक और प्रमुख सहायक नदी निकलती है, इसका नाम है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। अब हम किसी नदी के सहायक नदियों का जब अध्ययन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको हो सकता है किताबों में एक और शब्द पढ़ने को मिले, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ और दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, ठीक है, या बाईं सहायक नदियाँ और दाईं सहायक नदियाँ। किसी नदी के बारे में आप उसके बाएं या दाएं का निर्धारण कैसे करेंगे? तो ये भी बड़ा आसान सा है। नदी के बहाव की दिशा में अपना मुंह करके अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो दायां या बायां है, हमारा जो लेफ्ट या राइट है, वही उस नदी का लेफ्ट या राइट अर्थात बायां या दायां हो जाएगा। तो गंगा का प्रवाह आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ है, यहाँ से बहने के बाद पूर्व की तरफ बह रही है ना। तो यहाँ पे गंगा के मतलब उत्तर दिशा की अगर हम देखें तो यह गंगा का लेफ्ट साइड हो जाएगा और दक्षिण की तरफ गंगा का राइट साइड हो जाएगा। गंगा के बहाव की दिशा में अगर हम मुँह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा लेफ्ट कहाँ पे होगा? नॉर्थ की तरफ, और हमारा राइट हैंड किस तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। तो गंगा की बाईं और दाएं सहायक नदियों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बाएं तट की सहायक नदियाँ। बाएं सहायक नदियों में या बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा रामगंगा। सबसे पहला नाम यहाँ पे है रामगंगा। इसका उद्गम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मतलब यहीं पे उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा नाम का एक जगह है, अल्मोड़ा से होता है। और यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा कि लगभग 700 किलोमीटर के आसपास लंबी है रामगंगा। एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स या जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों के नाम ही पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक है। अब गंगा की सहायक नदियों में एक नदी का नाम ऑप्शन में रहेगा रामगंगा, बाकी अन्य नदियों के सहायक नदियों के नाम दे देगा, ठीक है। कुछ भी दाएं बाएं कुछ भी नदी उठा करके अलग अलग ऑप्शन दे देगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो रामगंगा एक बड़ी सहायक नदी है। इसी प्रकार गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाएं तट की ओर बहने वाली ये सभी सहायक नदियां हैं। गंगा के दाईं तरफ बहने वाली सहायक नदियों की अगर चर्चा करें तो यमुना, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सभी नदियाँ गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो रामगंगा के बारे में मुख्य रूप से 2-3 बिंदु ही हैं, उनको याद रखिएगा। इसका उद्गम अल्मोड़ा के पास होता है। दूसरा चीज़ है कि कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। तीसरी चीज़ है इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। अगला है गोमती। गोमती नदी के बारे में याद रखेंगे कि इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत नाम की जगह से होता है। गोमती का उद्गम यूपी में होता है और लोकेशन का नाम पूछा जाए तो पीलीभीत। और यह गाजीपुर के पास सारनाथ में, गाजीपुर के पास सारनाथ होते हुए गंगा में मिल जाती है, ठीक। और इसे अवध की जीवन रेखा कहते हैं। ऐसे प्रश्न जो हैं वो एसएससी वगैरह के लिए बड़े फेमस हैं कि कौन सी नदी किस क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती है। तो गोमती को अवध की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। तीसरा है घाघरा। घाघरा नदी नेपाल से उद्गम होती है। नेपाल के तकलाकोट से लगभग तकलाकोट के आसपास इसका उद्गम होता है। वैसे नेपाल के लोकेशन हमको नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा कि घाघरा नदी नेपाल से इसका उद्गम होता है। और यह जो घाघरा नदी है नेपाल और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाते हुए भारत में एंटर करती है और यह लगभग 1100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में गंगा में मिल जाती है।
ठीक है, बलिया जिले के पास में घाघरा जो है वो गंगा में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। अगला नदी है गंडक। गंडक के बारे में देखिएगा। गंडक नेपाल से ही निकलती है, नेपाल हिमालय से ही इसका उद्गम होता है और नेपाल में इसको सालीगामी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में सालीगामी के नाम से जाना जाता है। ठीक, गंडक नदी को नेपाल में सालीगामी के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ है कि सालीगामी नाम पड़ने के पीछे वजह क्या है, या सालीगामी नाम से यहाँ पे क्या चीज़ विख्यात है। तो एक पत्थर का नाम आपने सुना होगा, शालिग्राम। शालिग्राम क्या है? यह एक पत्थर ही है। पत्थर के जो बहुत गोल आकृति के पत्थर इस नदी में मिलते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है। इनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यही जो गंडक नदी है इसको सालीगामी नदी कहा जाता है और यहाँ पे जो गोल पत्थर मिलते हैं इस नदी में उन्हें सालीग्राम नाम दिया गया है। ठीक है, सालीग्राम नाम से जाना जाता है। नेपाल से निकलकर यह यूपी और बिहार होते हुए और आगे चल करके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये जो गंडक नदी है यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, तो गंडक नदी जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छों की जैसे ही एक प्रजाति है, इसको घड़ियाल कहा जाता है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जो प्रमुख नदी है इसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यह अपना मार्ग बदलने के लिए बड़ी कुख्यात है। ठीक, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका उद्गम ग्रेटर हिमालय से होता है। लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, बृहद हिमालय से इसका उद्गम होता है और यह लगभग 750 किलोमीटर बहते हुए नेपाल क्रॉस करके और बिहार होते हुए फिर गंगा में समाहित हो जाती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं और लगभग पिछले 250 वर्षों में यह धीरे धीरे खिसकते हुए, मतलब यहाँ से बहती थी, धीरे धीरे खिसकते हुए यह लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक चुकी है। कितना? 50 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इसका मार्ग अगर आप देखेंगे तो बहना चाहिए इसके कुछ इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे बाढ़ की वजह से यह अपने ही मार्ग में पूरा जो सैंड डिपोजिशन होता है, जो अवसाद होता है, इसको यहीं पे छोड़ती चली जाती है और धीरे धीरे इसका मार्ग जो है वो स्वयं अपने द्वारा लाए गए गाद से या अवसाद से अवरुद्ध कर बैठती है और नए मार्ग की तलाश में यह दाएं बाएं अपना जल बिखेरती चली जाती है, जिसकी वजह से यह पिछले 250-300 वर्षों में 50 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक चुकी है। ठीक, और अपना मार्ग बदलने की वजह से ही इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा कोसी के बारे में। अलग अलग जगहों में अलग अलग क्षेत्रों के शोक और जीवन रेखा, कुछ नदियों को शोक की संज्ञा प्राप्त है और कुछ नदियों को जीवन रेखा की संज्ञा प्राप्त है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ये डिस्कस किया कि अवध की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो गोमती नदी को अवध की जीवन रेखा कहते हैं। कोसी को कहाँ की शोक का, किस क्षेत्र का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, यही कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं हर एक नदी के बारे में जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने किन नदियों की चर्चा की? गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गंगा के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में, और जहां से यमुना के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यदि प्रश्न पूछा गया हो गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो दाएं तट की अपवाह तंत्रों में अगर बात करें तो यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है गंगा की और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी होने का भी दर्जा इसको प्राप्त है। इसका उद्गम उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसके बाद में यह दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए और बाद में उत्तर की तरफ मुड़ते हुए
या यूं कहें कि पहले दक्षिणवर्ती मोड़ रखती है, फिर पूर्व की तरफ मुड़ती है और बाद में उत्तरवर्ती मोड़ लेकर के गंगा में समाहित हो जाती है। वैसे इन मोड़ों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पे कितना मोड़ लेती है, बस याद रखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है यमुना। किसी सहायक नदी के रूप में सबसे बड़ी सहायक नदी का दर्जा प्राप्त है यमुना को। ठीक है, इसके अलावा यह इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में गंगा में समाहित हो जाती है और इलाहाबाद को ही हमारे देश में प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा यमुना और कहा जाता है कि एक और नदी थी सरस्वती नदी। गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम को, इस त्रिवेणी संगम को प्रयाग के नाम से जाना जाता है भारत में। तो वर्तमान में तो सरस्वती नदी नाम से कोई नदी हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन गंगा और यमुना के इस संगम का जो धार्मिक कह सकते हैं कि मान्यता है वो अभी भी बरकरार है और दिन ब दिन यह बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, तो यमुना नदी के बारे में क्या क्या बिंदु हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? इसका उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड में किस ग्लेशियर से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा। और कुछ प्रमुख शहर जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं उसमें एक प्रमुख शहर है दिल्ली, एक है मथुरा, एक है आगरा। आगे चल करके यमुना जो है वो इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि गंगा की सहायक सीधे सीधे ना होकर के यमुना के थ्रू होकर के और फिर यमुना में अपना जल बहाने के बाद में फिर अपना जल गंगा में प्रवाहित करती हैं। कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जो यूं तो यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन यमुना में अपना जल अपवाहित करने की वजह से यह गंगा की भी सहायक नदी कही जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रमुख नदी है चंबल। चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो एक पहाड़ का नाम याद रखिएगा, जनापाव, या कहीं कहीं पे जानापाव, यह भी नाम मिलेगा। जनापाव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यह विंध्याचल पर्वत के आसपास से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत में जनापाव पहाड़ी, जनापाव से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए फिर यूपी में चली जाती है, यूपी में जा कर के यमुना से मिल जाती है। ठीक, यह चंबल नदी भी घड़ियालों के लिए फेमस है। यह चंबल नदी भी घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, चंबल नदी भी घड़ियालों के लिए फेमस है। इसके अलावा चंबल में हमने 2-3 चीज़ें देखी, इसका उद्गम कहाँ कहाँ पे किस राज्यों में बहती है और घड़ियाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है चंबल नदी पर। ठीक, इसके बाद में एक नदी है सिंध नदी, एक है बेतवा नदी, एक है केन नदी। इनके बारे में बस इनके उद्गम क्षेत्र को याद रखिएगा। सिंध नदी, इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से और आगे चल करके यह यमुना में मिल जाती है। इसी प्रकार से बेतवा नदी भोपाल के पास विंध्याचल पर्वत से ही इसका उद्गम होता है और आगे चल करके यह भी यमुना में समाहित हो जाती है। साथ ही एक नदी है केन नदी। केन नदी, इसका उद्गम भी इसी विंध्याचल पर्वत की एक कह सकते हैं कि लोकेशन है, इसको कहा जाता है कैमूर पर्वत। ठीक, विंध्याचल पर्वत में ही एक पर्वत चोटी का नाम है कैमूर पर्वत। यहाँ से केन नदी का उद्गम होता है और आगे चल करके यह भी यमुना में सहायक हो जाती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। एक नदी है फिर टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम भी विंध्याचल पर्वत के ही आसपास होता है और यह आगे चल करके सीधे ही गंगा में अपना जल प्रवाहित करती है। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन फ्रेम करें कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक है और कौन सी सहायक नहीं है, तो याद रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों यमुना की सहायक नदी है, जबकि सोन और टोंस यह गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो टोंस नदी के बारे में याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत के आसपास इसका उद्गम होता है और गंगा में आकर के मिल जाती है। फिर एक नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में याद रखेंगे कि इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है या अमरकंटक क्षेत्र से होता है और यह उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए कहाँ चली जाती है? पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक,
इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने आपसे लगभग कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है। ठीक, सोन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? अमरकंटक पठार से या अमरकंटक से कह सकते हैं। ठीक है, तो गंगा अपवाह तंत्र में क्या क्या देखा हमने? इसके उत्तर की तरफ बहने वाली या बाएं तरफ बहने वाली सहायक नदियाँ, दक्षिण की तरफ या दाएं ओर की सहायक नदियों के बारे में देखा। अब मान लीजिए गंगा नदी कंप्लीट हो गई है, उत्तराखंड से बहना शुरू किया, इसके बाद में यूपी से होते हुए, बिहार होते हुए फिर कहाँ चले गई, किस राज्य में बहना शुरू करेगी? आपके झारखंड में। झारखंड के बाद आप देखेंगे यह दक्षिणवर्ती मोड़ लेना शुरू करती है। ठीक है, दक्षिणवर्ती मोड़ लेना जब शुरू करती है, यहीं पे कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देनी है मैप में। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, एक लोकेशन है, इसका नाम है फरक्का। फरक्का, इस फरक्का नाम की जगह से यह पूरी रिवर स्ट्रीम दो भागों में डिवाइड हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है, तो नाम याद रखिएगा, फरक्का नामक डैम है। फरक्का नाम का एक लोकेशन है, यहीं पे डैम भी बनाया गया है। तो फरक्का से ही यह दो भागों में बढ़ती है। एक का नाम पड़ जाता है हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है, और दूसरी रिवर स्ट्रीम जो कि वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके बांग्लादेश में चली जाती है, इसका नाम पड़ता है पद्मा। ठीक है, इसके नामकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। गंगा नदी फरक्का के बाद में दो भागों में बढ़ जाती है, दो नदी धाराओं के रूप में बहती है। एक जो कि भारत में ही वेस्ट बंगाल में बहती है, इसका नाम पड़ता है हुगली, और दूसरी रिवर स्ट्रीम जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, इसका नाम पड़ता है पद्मा। ठीक है, हुगली नदी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बहती है, और इसमें एक और नदी आकर के बहती है, मिल जाती है, इसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इसी रिवर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि गंगा अपवाह तंत्र के अंदर ही हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दामोदर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो दामोदर का उद्गम होता है हजारीबाग पठार से। इस क्षेत्र को हम कहते हैं हजारीबाग प्लेटू। यह पूरा का पूरा एरिया छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है, पर इस जगह का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, हजारीबाग प्लेटू। झारखंड में एक जगह है हजारीबाग, इसी के नाम पर पठार का नाम पड़ा है, हजारीबाग प्लेटू। दामोदर नदी हजारीबाग प्लेटू से निकलती है और एक भ्रंश घाटी में बहते हुए और आगे चल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी कौन है? हुगली नदी ही पहले गंगा नदी के नाम से बह रही थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। कौन कौन से शोक के बारे में हमने पढ़ा? कोसी नदी को बिहार का शोक, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि दामोदर नदी को शोक कहा जा रहा है, यह तो समझ में आ रहा है, हो सकता है या बाढ़ लेकर के आती है इसलिए इसको शोक कहा जा रहा है। कुछ किताबों में मिलेगा कि इसे बंगाल का वरदान भी कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि 90% के आसपास कोल या कोयला इसी नदी के आसपास प्राप्त होता है। भारत का 90% कोकिंग कोल, कोयले में भी कई प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाने वाला 90% कोयला, 90% कोकिंग कोयला इसी दामोदर वैली के दामोदर घाटी के आसपास प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और बंगाल का वरदान भी कहा जाता है। शोक कहने का वजह क्या है? बाढ़ लेकर के आती है, और वरदान कहने का वजह क्या है? इसी नदी के आसपास जितना भी क्षेत्र है यहाँ पे कोकिंग कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो दामोदर नदी के बारे में इतनी प्रमुख चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। उद्गम कहाँ से होता है? हजारीबाग प्लेटू से, और हजारीबाग प्लेटू किस राज्य में है? यह है झारखंड में। ठीक है, इस रिवर स्ट्रीम में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम से एक और नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है महानंदा।
इसके बारे में कोई विशेष चीज़ें नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। महानंदा नाम से भी एक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, और दक्षिण की तरफ बहते हुए यह बांग्लादेश में गंगा में आकर के, या यूं कहें कि पद्मा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, फरक्का नाम का जगह है, यहाँ से हुगली और पद्मा अलग हो गए। हुगली भारत में बह रही है, पद्मा बांग्लादेश में बह रही है। हुगली में मिलती है दामोदर और पद्मा में मिलती है महानंदा। इसके बाद यह पूरी रिवर स्ट्रीम आगे चल करके कहाँ विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक फिर से कोई रिवर सिस्टम अगर शुरू करेंगे तो लगभग हमको आधे घंटे या 45 मिनट का समय लगेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ गंगा नदी के बारे में ही बात किए हैं। अगले वीडियो में हम सिंधु अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, इन दोनों की चर्चा पूरी कर लेंगे, और तीसरे वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत के सभी प्रमुख नदियों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा नदी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।